हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई क्लास में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी में अपना अंक को बेहतर से बेहतर लाना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। और याद रखिएगा कि अगर आपके भी मन में जो भी डाउट है, जैसे कि हमें क्लास कैसे देखिए करनी है, या फिर एग्जाम में कैसे बैठना है, और कैसे एग्जामों में लिखना है, और कैसे आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, तो मैं सारे इस प्रश्न का जो है आप लोगों के लिए उत्तर लेकर आया हूं। आप जो क्लास के एंड तक बने रहिएगा। और आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि हम लोग जो है मैथ का ऑब्जेक्टिव जो है एग्जामों में कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा कि आप लोगों के एग्जाम में जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमने जो जिस भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है, ठीक उसी प्रकार से आपके एग्जामों में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं सेट 6, ठीक है ना। और पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था सेट 5, ठीक है। तो आपके जितने भी सवाल है मन में, सारे डाउट को क्लियर करने के लिए आ चुके हैं हम लोग सेट 6 लेकर, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब क्लास की ओर, देखते हैं हमारा क्लास क्या है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं तो हमारे इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक हम लोग चलते हैं क्लास स्टार्ट करने, ठीक है। तो क्लास है हमारा पहला कि आप लोगों की जो है ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इस प्रकार से जरूर पढ़िएगा जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो बने रहिएगा आप लोग क्लास के एंड तक, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी इसकी त्रिज्या का अनुपात होगा। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो आपको करना क्या है, इस पे रूट चढ़ा के इससे बाहर निकलना। जैसे कि रूट अंडर 4 का बाहर क्या निकल जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, और रूट अंडर 9 का बाहर क्या निकल जाएगा, तो 3। तो याद रखिएगा कि 2:3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप लोगों को, जैसे हम लोग एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए कि त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, क्या दिया रहे, त्रिज्या का अनुपात, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहे 4:9, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस दोनों का स्क्वायर करना है। क्या करना है, दोनों का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16, और जो है 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो 16:81 राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर त्रिज्या दिया रहे तो स्क्वायर करना है, क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और जो है क्षेत्रफल दिया रहे तो उसको रूट से, यानी कि उसका जो है वर्गमूल निकाल देना है। क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो है बनाना है एग्जामों में भी, ठीक है। और चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोसेक स्क्वायर ए और फिर -1 का मान होगा, या फिर मान है, क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोसेक स्क्वायर, क्या, कोसेक स्क्वायर ए और फिर -1। तो आप लोग जो है एग्जाम में इस प्रकार से सोल्व करिएगा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है पिछले क्लास में, और जितने भी स्टूडेंट जो है पिछले क्लास जाकर नहीं देखे हैं, तो वो सारे स्टूडेंट को मैं कहना एक बार फिर से चाहूंगा कि आप लोग जो है पिछला क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस प्रकार से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रखा है क्लास में, ठीक है ना। तो आप लोग वहां पर जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि कोसेक स्क्वायर, क्या, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा गलती लिखना दिए, कोसेक स्क्वायर ए और फिर माइनस में कोट स्क्वायर ए, माइनस में क्या, कोट स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। अगर हम लोग कोट स्क्वायर ए को जो है बराबर के उस पार भेज दे और 1 को जो है बराबर के इस पर ला ले, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए और फिर प्लस में 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस में 1, और बराबर में कोट स्क्वायर ए जो है माइनस में है, तो बराबर के उस पार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि कोसेक स्क्वायर ए अब बराबर में कोसेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बराबर क्या आ गया, तो कोट स्क्वायर ए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और हम लोगों से यही पूछा गया है कि कोसेक स्क्वायर ए -1 है, तो उतना बराबर जो है उसका मान या फिर उतना बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन कौन सा लग रहा है, डी लग रहा है क्या, तो डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सोल्व करना है, ठीक है। ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग को जितने भी फॉर्मूला दिया जाएगा तो आप लोग जो है जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है।
तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगर जितने भी स्टूडेंट अगर इस प्रकार से फॉर्मूला लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, X10th में, जिसका लिंक आप लोगों को जो है बायो में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है जरूर जाकर ज्वाइन कीजिएगा, और वहां पर मैं सारे नोट्स भी देता हूँ, और जो है मतलब जो है कि और आप लोगों को इस प्रकार का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, और जैसे साइंस का फॉर्मूला मिल जाएगा, जैसे यौगिक तत्व के उसके मतलब संकेत, और क्या होता है उसका मतलब परमाणु संख्या, सारा का सारा फॉर्मूला उसका हर ऑल सब्जेक्ट का जो है मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि यदि यदि ई कोई घटना हो तब Pe प्लस Pe डैश का मान होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि Pe जो होता है वो संभव घटना होता है। क्या होता है? संभव घटना, यानी कि जो घटना घटित हो सके। क्या हो सके? घटित घटना। ये घटित घटना को हम लोग क्या कहते हैं? P कहते हैं, Pe कहते हैं। क्या कहते हैं? घटित घटना को हम लोग क्या कहते हैं? Pe कहते हैं। और Pe डैश याद रखिएगा कि Pe डैश जो होता है वो घटित नहीं, जो घटना घटित नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? Pe डैश कहते हैं। जो घटना, यानी कि कुल कहने का अर्थ ये है कि Pe प्लस Pe डैश, ठीक है, यानी कि घटित घटना और प्लस में घटित नहीं होने वाली घटना का जो कुल योग होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो उसी तरह याद रखिएगा आप लोग कि Pe क्या, एक सेकेंड, Pe और फिर प्लस में Pe डैश, क्या Pe प्लस में Pe डैश बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है में हमारा? ऑप्शन बी लग रहा है क्या? तो याद रखिएगा कि ये हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों को एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग जब लेक्चर क्लास लेकर आएंगे तो वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोगों को ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा सारा फॉर्मूला जितना हम लिखा दे रहे हैं यहाँ पर, और सारा याद कर लीजिएगा, आप लोग जो है नोट जरूर कर लीजिएगा और सारा नोट कीजिएगा, तो आप, मैं गारंटी लेकर कहता हूँ कि आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6 फिर 7 फिर 9 का जो है बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक याद रखिएगा, हम लोगों ने पिछले ही क्लासों में पढ़ा था। याद रखिएगा कि आप लोगों के एग्जाम में जो है बहुलक पूछना ही पूछना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आना ही आना है। मैं मेरे से लिख के ले लीजिए आप लोग कि इस प्रकार से क्वेश्चन लिख कर दे देता हूं मैं कि इस प्रकार से बहुलक जो है आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और आप लोग जो है जितने भी, मैं आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो इस जगह के आप लोग जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रखिएगा, और एग्जाम के बाद एग्जाम देकर आइएगा, तब मुझे बताइएगा कि सर आप तो बोले थे कि ये क्वेश्चन नहीं मतलब जो पूछने वाला है, तो कहाँ पूछा? तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी लेकर कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। कहता है, यानी कि याद रखिए, हम लोग फिर से मिटा के लिखते हैं, तो याद रखिएगा कि 3, 4, 7, 2। तो याद रखिएगा कि बहुलक का मतलब ही होता है कि सबसे अधिक बारंबारता मान। क्या होता है? अधिक बारंबारता मान का मतलब है कि वैसी संख्या जो अधिक बार, सबसे अधिक बार आए। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या लग रहा है सबसे अधिक बार? 7 लग रहा है क्या? 7, 1, 2, 3 बार आया है 7। और कोई संख्या है जो कि 3 बार आया है या फिर उससे अधिक आया है? नहीं। तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा 7 राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है हमारा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, ठीक है। और बहुलक याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि बहुलक बनाने के लिए क्या होता है कि अधिक बारंबारता मान, यानी कि जो सबसे अधिक बार आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और जब माध्य और माध्यक निकालने बोलेंगे तो आप लोग जो है, जब भी क्वेश्चन आएगा माध्य और माध्यक बचा और माध्य और माध्यक, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो अगले देखते हैं, अगले सेट में अगर आ जाए वो क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो है ना, एक ही छोटा सा स्क्रीन में ना उतना लिखने में थोड़ा मतलब जो कि गिजमिज हो जाता है, थोड़ा राइटिंग खराब हो जाती है, इसी कारण से हम लोग थोड़ा नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, कि जब एपी का प्रथम पद क्या हो? प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3, तब एपी का जो है, तब एपी का 3 पद होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि एपी जो होता है ना, क्या होता है? एपी जो भी होता है, लेकिन प्रथम पद हमारा 2 दिया गया, यानी कि एपी का प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से। तो हमेशा याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि एपी इस प्रकार से होता है, जैसे A1, A2, A3, जैसे फिर से लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा खराब हो गया ना,
A2 A3 डॉट डॉट, हम लोग को यहाँ पे 3 पद ही पूछा है तो 3 पद ही निकालेंगे, ठीक है ना, 3 पद ही निकालेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सार्व अंतर जो कहते हैं एपी के पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सो सार्व अंतर कहते हैं। अगर पहला पद यहाँ पर क्या दिया गया हम लोगों को, पहला पद 2 है तो अगला पद क्या हो सकता है, सबके बीच का अंतर अगर 3 है तो उसमें हम अगर 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 5, अगला पद नहीं निकल के आएगा मेरा। बोलिए कैसे, तो याद रखिएगा कि हम जितनी भी संख्या समांतर श्रेणी, यानी कि एपी का मतलब क्या होता है कि एक श्रेणी होना चाहिए और श्रेणी के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि वही उसी का बीच की जो अंतर है तो 3 दिया गया है। अगर हम कोई प्रथम पद हमें पता है उसमें 3 जोड़कर फिर अगली संख्या में 3 जोड़कर, क्योंकि सार्वंतर 3 दिया गया है, अगली पद में फिर 3 जोड़कर फिर 3 जोड़कर फिर 3 जोड़कर, इस प्रकार से हम जोड़ते चले जाएंगे तो अगला पद अगला पद अगला पद नहीं निकलता चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 2 प्रथम पद है हमारा, तो द्वितीय पद हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरा पद क्या हो जाएगा 5, उसमें 3 जोड़ देंगे तो 5, फिर उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो हमें 3 पद ही पता करना है तो क्या हो जाएगा 2 5 8। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी लग रहा है क्या, 2 5 8। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 5 8, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप लोग याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि प्रथम पद जो होता है उसे हम लोग ए से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, ए से, और उसे हम लोग A1 भी कहते हैं। और सार्वअंतर जो होता है उसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, डी से। और याद रखिएगा कि सार्वअंतर हम लोग उसे कहते हैं जो कि एपी, किसी भी एपी के जो बीच का अंतर होता है क्या होता है, वो डी होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। और याद रखिएगा हमेशा कि एपी में जितने भी पद होंगे, एपी में या फिर समांतर श्रेणी, एपी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जितने भी पद होंगे तो उसका जो डी का मान होगा, डी का मान सबके बीच का अंतर जो है समान रहता है, तभी वो एपी के अंदर आता है, नहीं तो नहीं। अगर आप लोग कोई संख्या, जैसे हम लोग ये एक संख्या लिख लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा 2 8 या फिर 10 फिर 12, तो इस प्रकार से, जैसे 12 नहीं, हम लोग ले लेते हैं क्या 13, क्या ले लेते हैं 13 ले लेते हैं। तो क्या ये एपी के अंदर आ सकता है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है हमारा 6 है, यानी कि 6 है, और इसके बीच का अंतर क्या है 2 है, और इसके बीच का अंतर क्या है 3 है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर हम लोग एपी का एग्जांपल लेना चाहेंगे, यानी कि एपी यानी समांतर श्रेणी का एग्जांपल लेना चाहेंगे, तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं 2, जैसे इसी क्वेश्चन के हिसाब से लेते हैं 2,5, क्या 2,5 फिर 8, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 3 8 हो रहा है तो क्या हो जाएगा 11, यानी कि 11, उसके बाद क्या हो जाएगा 14, उसी तरह से 17, फिर उसी तरह से 20, फिर 30 लिख दिया ना हम लोग, 20, फिर उसे 23, यानी कि उसमें जो 3 जोड़ता जा रहा है, यानी कि सबके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान, यानी कि 3 बोला है तो 3 सबके बीच का क्या होना चाहिए, अंतर। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है 3 पद निकालें यहाँ पर, ठीक है ना। हमेशा जो है आप लोग याद रखिएगा, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं एपी निकाल सकते हैं। अगर किसी भी एपी को पता करने के लिए हमेशा एक बात और याद रखिएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि किसी भी एपी को प्राप्त करने के लिए उसका प्रथम पद यानी कि ए और सार्व अंतर डी मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग जो है एपी निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा इतना पॉइंट, आप लोग इतना पॉइंट काफी है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर दिए थे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि साइन 45 डिग्री, क्या साइन 45 डिग्री और फिर माइनस में कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा या फिर मान होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2, और माइनस में और कोस 45 का भी मान 1/√2 ही होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, और दोनों एक माइनस में और एक प्लस में, तो कट की क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, घट के 0 राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है हमारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो जो है डिग्री चार्ट आप लोग जो है जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री चार्ट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, या फिर साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, या फिर टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो सारे का मान याद रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खास करके एपी में जितने भी फॉर्मूला है आप लोग जो है जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये सब चाहिए तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी हम लोगों ने वहां पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, तो आप लोग जो है क्योंकि अभी नया खोले हैं हम लोग जो है चैनल, क्या जो है वहां पर
टेलीग्राम चैनल जो है हम लोग नया नया खोले हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई भी बच्चे अभी नहीं आए हैं, ठीक है। तो बच्चे आएंगे तभी ना हम कुछ पोस्ट करेंगे ना, तो कुछ कुछ बच्चे आएंगे तब हम वहां पर पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला है मूल बिंदु 3 कोमा क्या है, हम लोग फिर से लिखने चलेंगे कि मूल बिंदु क्या होता है हमारा, याद रखिएगा कि हमने पिछले क्लासों में बताया था कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। और उसके क्या बोलता है, से 3, -4 की जो दूरी होगी वो ज्ञात करने का है, यानी कि हमको दूरी सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? दूरी सूत्र। हम लोगों ने पिछले ही क्लासों में पढ़ा था, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्लास को हम लोग थोड़ा जूम करेंगे। क्या करेंगे? जूम करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा फिर से एक बार कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगला क्या है हमारा, 3, -4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, x1, इसको क्या मानते हैं, y1, इसको क्या मानते हैं, x2, इसको क्या मानते हैं, y2। तो ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने दूरी सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? दूरी सूत्र। और क्या होता है दूरी सूत्र? तो हमेशा याद रखिएगा कि दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? हमारा दूरी सूत्र होता है। और किसी भी दो संख्या के बीच में, यानी कि इस प्रकार से जो दिया रहेगा, इसके बीच की अगर दूरी निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि अगर जैसे ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमको तब जब यहाँ पर कोई संख्या दिया हुआ है, मूल बिंदु के अलावा कोई संख्या, जैसे हम लोग 4,2 दे देंगे तो 0,0 यानी कि मूल बिंदु ना रहकर यहाँ 2,4 यानी कि 4,2 रहता, तो हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। अगर नहीं रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि नहीं रहेगा तो बस आप लोगों को क्या करना है कि दूरी फॉर्मूला में ये वाला लगा लेना है। क्या करना है? दूरी में क्या लगा लेना है, तो √x² और फिर प्लस में y², ठीक है। वो वाला भी फॉर्मूला लगाकर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि वो वाला फॉर्मूला हम लोग इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। और याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव बनाने में आप लोग जितना टाइम बचाइएगा आप लोगों के लिए उतना ही फायदे होगा, ठीक है। और याद रखिएगा हम लोग को तो इसे x2 और y2 माने थे, लेकिन यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर 3, -4 को हम लोग क्या मानेंगे, x और y मानेंगे। तो ठीक उसी प्रकार x हम लोग क्या माने यहाँ पर, तो x3 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में y क्या माने, तो -4 यानी कि -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 9, प्लस में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -4 का भी स्क्वायर 16 ही होगा, और +4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25। और आप लोग बताइएगा कि 25 बाहर क्या निकलता है, तो 5 बाहर निकलता है। अंडर रूट से 25 बाहर क्या निकलता है, 5 हम लोगों को दिख रहा है क्या, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जूम अप करते हैं क्लास को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, हम लोगों ने देखा निकाल के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। तो चलते हैं, और आप ये याद रखिएगा कि आप लोग जो है दोनों फॉर्मूला को लिख जरूर लीजिएगा। और एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मूल बिंदु से निकालने बोले, दूरी अगर मूल बिंदु से निकालने बोले तो आप लोगों को सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देना है, x² + y²। और अगर कोई संख्या दिया रहे, जैसे हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल ले ले क्या, कुछ इधर ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ले लेते हैं 4,2 और फिर ले लेते हैं हम लोग, फिर ले लेते हैं क्या, 1,3, क्या ले लेते हैं, 1,3, यानी कि आप लोगों को 2 को दिया है, क्या दिया है, 2 को दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोगों को दूरी फॉर्मूला लगाना है, ये वाला क्या लगाना है, तो अंडर रूट, हम लोग दूरी गलती लिख रहे हैं क्या, दूरी में दुर्गी का रहना चाहिए ना दोस्तों, ठीक है, गलती लिखे थे क्या, याद रखिएगा, ठीक है, दुर्गीकार होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों क्या होगा, अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग जो है कॉमेंट में अपना डाउट जो है जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, तो वहां पर आप लोग जो है अपना डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो है आप लोगों के डाउट को जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन आया है एपी से, कहां से, एपी से। अध्याय 5 में आप लोगों की बुक में मिल जाएगा, अध्याय 5, उसका नाम है समांतर श्रेणी, और ठीक है ना। तो हम लोग समांतर श्रेणी को ही क्या कहते हैं, हम लोग एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि 2,5, 2,5, 8,11,
क्या है 11 यानी कि 11, तो उसके बीच का जो क्या हो जाएगा हमारा, इसके सॉरी बीच में नहीं, डॉट डॉट का क्या हो जाएगा, नौवां पद होगा। हम लोगों को नौवां पद पूछा है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ था और सार्व अंतर दिया हुआ था, क्या प्रथम पद ए दिया हुआ था और सार्व अंतर डी दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करते थे, एपी ज्ञात किए थे। लेकिन यहाँ क्या करना है कि हम लोगों को एपी दिया गया है और हमने वहां पर क्या बताया था कि एपी के जो बीच का अंतर होता है वो समान होता है। तो आप लोग देखिएगा कि 2 और 5 के बीच में अंतर कितना का है, 3 का है। फिर 5 और 8 के बीच के अंतर कितना का है, 3 का है। फिर 8 और 11 के बीच का अंतर कितना है, वो भी 3 का है। यानी कि अंतर क्या हो जाएगा हमारा, 3 अंतर है सबके बीच का। तो इसका मतलब क्या है, वो सार्व अंतर यानी सॉरी समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। और यहाँ पे कह दिया है कि एपी कह दिया यानी कि उसके बीच का अंतर समान ही होगा, ठीक है ना, वो यानी कि वो एपी में है ही, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये, ठीक है। हम लोग थोड़ा मिटाते हैं और थोड़ा कुछ समझने का प्रयास करते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एपी यानी कि पहले पद को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले पद। यहाँ पर जो पहला पद है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद, और उसी को हम लोग ए सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ए से। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से। और याद रखिएगा कि उसी को हम लोग A1 भी कहते हैं। प्रथम पद को हम लोग थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, ठीक है, और क्लास को थोड़ा जूम कर लेते हैं और क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा रखेंगे देखने के लिए, ठीक है। चल दिख रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो है क्या क्या है हमारा एपी, तो 2, 5, 8, 11 और क्या है डॉट डॉट है। तो याद रखिएगा कि हम लोग प्रथम पद को हम लोग क्या बोल देते हैं, ए, और उसी को हम लोग A1 भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगला को हम लोग कहते हैं A2, अगला कहते हैं A3 और अगला कहते हैं A4, डॉट डॉट दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हम लोगों को 9वां पद पूछा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रथम पद यहाँ पर ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और डी का मान क्या हो जाएगा, सबके बीच का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, डी का मान कहते हैं। सबके बीच का अंतर कितना है, 3 का अंतर है, तो डी का मान क्या हो जाएगा हमारा 3, यानी कि सार्व अंतर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर क्या हो जाएगा हमारा, तो डी हो जाएगा। और जितना भी पद आप लोगों को निकालने बोले, जैसे 9वां पद निकालने बोला है, तो आप लोगों को मानना है n बराबर 9। क्या मान लेना है, n बराबर 9। अब एक फॉर्मूला होता है कि कोई सा भी पद निकालने के लिए, कोई सा भी पद याद रखिएगा कि कोई सा भी पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या होता है, d होता है। ये क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ये मान को, ये जो हमारे जो हम लोग जो, एक सेकेंड दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा जो है, इसका अगर हम लोग मान रख दे इस फॉर्मूला में, तो वो क्या हो जाएगा, जो मान निकलेगा हमारा वो क्या निकल जाएगा, an का जो मान निकलेगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, पद निकल जाएगा, यानी कि 9वां पद निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 9वां पद। तो हम लोग a का मान हम लोगों को पता है कि a का मान यहाँ पर 2 है, प्लस n का मान कितना है, तो 9 है, माइनस 1, उसके बाद क्या है, -1 गुना, सॉरी यहाँ पे दो हम लोग डी लिखने तो भूल ही गए थे ना, फॉर्मूला में डी भी होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगुने में d का मान यहाँ पर क्या है, तो 3 है, ठीक है। उसी तरह आप ये याद रखिएगा कि 2 अब यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 9 में अगर 1 हम लोग माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा हम लोग, तो 8 हो जाएगा, और 8 गुना हम लोग 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 या 24 क्या हो जाएगा, और 24 में फिर 3 को जोड़ देंगे, सॉरी 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 26, यानी कि 9वां पद, यानी कि इस एपी का जो 9वां पद है वो कितना निकल के आया, तो 26 निकल के आया, ठीक। इसी प्रकार आप लोग जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए तो हम लोगों ने बताया आप लोगों को कि सब्जेक्टिव बनाना है। क्या बनाना है, सब्जेक्टिव। जैसे सॉरी हम लोग तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने आए, लेकिन आप लोगों को जो बताएं हम तो इस प्रकार से आप लोग जो है सब्जेक्टिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को 9वां पद निकालने बोलना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि A9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A9। और A9 बराबर क्या होता है, हम लोग थोड़ा एक काम करें क्या, A9, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, देखते हैं। A9 बराबर आप लोगों को लिखना है A प्लस में 8D। क्या करना है, 8D। अगर 9 पद पूछे तो A9 लिखना है, अगर 10 पद पूछे तो A10 लिखना है, 50 पद पूछे तो A50 लिखना है, 100 पद पूछे तो A100 लिखना है, ठीक इसी प्रकार से, ठीक है। और याद रखिएगा कि उसे हम लोग एक कम करके, क्या करके, एक कम करके, जैसे 9 बोला है तो 8D, अगर 10 बोलेगा तो 9D, 50 बोलेगा तो 49D और 100 बोलेगा तो 99D, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से आप लोग बताइएगा कि A का मान यहाँ पर क्या है, a का मान यहाँ पर 2 दिख रहा है ना आप लोगों को, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 8 है तो 8 गुना d का मान कितना है, तो 3 है। तो बताइए कि इस प्रकार से हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं ना, और 8 या 24 हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 26। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है हम लोग इतना में जो है निकाल सकते हैं शॉर्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाने का हमारा, अरे क्या हो गया,
तो ऑब्जेक्टिव बनाने का ये नियम बेस्ट है, ठीक है ना आप लोग जो है। और याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव को भी देखते चलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर देख लिए, ठीक है, छोटा छोटा हम लोग देख सकते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि क्लास तो ज़्यादा हमारा होता नहीं है, स्क्रीन पे लिखना ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं ना। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन में 26 है, तो ऑप्शन सी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है, तो जरूर बताइएगा कि आप लोग जो ऑब्जेक्टिव कैसा लग रहा है आप लोगों को, और कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी होती है, कितनी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, यानी कि फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जाएं तो याद रखिएगा कि कह रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, समझेंगे सीधा, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, और कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, कहां से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो है वृत्त पर केवल, एक सेकेंड, वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हो गया क्या, वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन, अरे यार ये क्या ऑप्शन में कहाँ है, कुछ भी तो नहीं है ऑप्शन में, सारा का सारा ऑप्शन गलत है क्या। कह रहा है कि किसी वृत्त पर, क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ने जाए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी होती है। तो बाह्य बिंदु से तो 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। यहाँ पे ऑप्शन में है 4, 0, 1, 7 अनंत, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी वृत्त पर जो है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी, 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे ऑप्शन सारा का सारा गलत है। अगर याद रखिएगा कि हो सकता है यहाँ पर कि अगर कोई वृत्त है तो वृत्त पर कितनी, अगर सिंपल में क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई बाह्य बिंदु से अगर बोले, बाह्य बिंदु से हम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो 2 ही। और याद रखिएगा कि वो दो स्पर्श रेखाओं की, यानी कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो समान होती है। क्या होती है, दोनों स्पर्श रेखा, यानी कि ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और स्पर्श रेखा की लंबाई हम लोग नापते कहां से हैं, तो याद रखिएगा कि ये बाह्य बिंदु का हम लोगों को ये पॉइंट लेना है, और वृत्त पर जहां पे जिस बिंदु से टच करके जाए, जैसे यहाँ पे टच किया तो इसी जगह से हम लोग यहाँ से यहाँ नापेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखाओं की लंबाई। और ठीक इसी प्रकार हम लोग इधर भी नापेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखाओं की लंबाई। तो ये दोनों लंबाई क्या हो जाएगा हमारा, तो समान हो जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि √3 10a बराबर 1 तो a का मान होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि √3 10a बराबर अगर 1 है तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो गुना में है, क्या में है, भाग में जा सकता है उधर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 10a बराबर हो गया 1/√3। क्या आप लोगों को ये समझ पता चल रहा है कि 10a बराबर हम ये लिख सकते हैं कि 10a बराबर 1/√3। और हमेशा याद रखिएगा कि 1/√3 जो होता है वो 10 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है, 10 30 डिग्री का मान। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री कहां पर है, तो हमारा ए में है, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कहता है क्वेश्चन, एक सेकेंड दोस्तों, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि द्विघात समीकरण 4x² - 4x + में 1 बराबर 0 के मूल a तथा b हो तब a² + b² का मान होगा। तो इसको भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा क्लास को जूम करेंगे, क्या करेंगे, तो क्योंकि एक्सप्लेन करना बनता है, क्योंकि याद रखिएगा कि मैथ है, ये मैथ में मान चेंज हो सकता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पढ़ने जाएंगे। ऑप्शन नहीं यानी कि क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना याद रखना है ना, क्योंकि अगर मान चेंज कर दे तो हम लोग फंस जाएंगे फिर। तो याद रखिएगा यहाँ पर, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ लिख के याद रखिएगा कि
एक्स स्क्वायर के मान को जो कहते हैं हम लोग ए का मान कहते हैं। क्या कहते हैं? ए का मान कहते हैं। किसको? एक्स स्क्वायर के मान को, ठीक है। और बी का मान, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए का मान कहते हैं, और सिर्फ एक्स के गुणांक को हम लोग बी का मान कहते हैं, यानी कि -4 हो जाएगा। और जो अचर मान होता है उसे हम लोग सी का मान कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 0 नहीं 1 है ना, 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग ये करते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं और थोड़ा इधर करके लिखते हैं, क्योंकि इधर हम लोगों को बनाना भी है ना अभी, तो बहुत सारा जगह चाहिए ना हम लोगों को, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि हम लोगों को यहाँ पूछा है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में प्लस में बी स्क्वायर, तो आप लोग बता सकते हैं कि इतना बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी और बी का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस में बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस में 2ab, ये होता है कि नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला यही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। और याद रखिएगा कि हम लोग जो है शून्यक जब निकालते हैं तो शून्यक द्विघात सूत्र का जो शून्यक निकलता है वो 2 को निकलता है, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, और एक को क्या बोलते हैं, बीटा। तो वही यहाँ पर अल्फा और बीटा का काम क्या कर रहा है, तो ए और बी कर रहा है, ठीक है, ए और बी कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बोला है ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो आप लोग बताइएगा कि क्या अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटे ए होता है? हमेशा याद रखिएगा होता है, ठीक है ना। और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर कर दिए, ठीक है। माइनस में 2 गुना, अब यहाँ क्या है, a इंटू बी, यानी कि ए बी है, तो a इंटू बी को हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो बताइएगा आप लोग कि अल्फा इंटू बीटा का मान c बटे ए होता है कि नहीं? होता है, बिल्कुल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि -b बटे ए है, तो बताइए आप लोग कि -b और एक -b में ही माइनस है, तो क्या माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4, अब बटे ए का मान क्या है हमारा 4 है, और फिर माइनस 2 गुना सी का मान यहाँ पर कितना है, तो 1 है, क्या है, सी का मान 1 है, अब बटे ए का मान क्या है, तो 4 है, यानी कि 1/4। अगर हम लोग इसको कटा दें तो क्या 2, यानी कि ये कट के 1 आ जाएगा, और ये 1/2, यानी कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जगह में लिखना चाहेंगे, तो ये कट के 1 हो गया, तो 1, और फिर माइनस में क्या हो जाएगा, ये कट के 1/2। अगर हम लोग इसका एलसीएम डायरेक्ट निकाल दे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 1 1, 2 माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 राइट आंसर, ठीक है। आप लोग जो है इस प्रकार से जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में 1/2 है, ठीक है। तो ऑप्शन सी लग रहा है क्या आप लोगों को? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास करने में, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला कुछ लिख देना चाहता हूँ, आप लोग जो है जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे ए। क्या होता है, -b बटे ए। और एक होता है मूलों का गुणनफल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे ए, जो कि हम लोगों ये दोनों फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और एक होता है 1/अल्फा। क्या होता है, 1/अल्फा, अब प्लस में 1/बीटा। क्या होता है, 1/बीटा बराबर, याद रखिएगा कि ये -b बटे c होता है। क्या होता है, -b बटे c। ये तीनों आप लोग जो है नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी मत घबराइएगा, सारा का सारा क्लास सब लोग जो है शुरू से अंत तक करते जाइएगा, आप लोगों को सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो अगला है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि 2a बराबर 60 डिग्री, क्या कहता है, 2a बराबर 60 डिग्री, तब साइन a का मान होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2a बराबर 60 डिग्री है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 60 डिग्री, तो बताइए कि यहाँ हम लोग कटा सकते हैं क्या, कितनी बार में कट जाएगा, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो वही हम लोगों से पूछा गया है कि साइन a, तो साइन ए हम लोगों से पूछा है साइन ए, तो बताइए कि ए के जगह में हम लोग 30 डिग्री रख सकते हैं क्या। तो बताइए आप लोग कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान मैं अब बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन में है 1/2, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर 1/2, कोई बात नहीं है, ठीक है, आने दीजिए, जितना 1/2 आ जाए, जितना ऑप्शन ए हो जाए सही, बी हो जाए सही, सी हो जाए सही, डी हो जाए सही। हमें तो लगता है अभी तक में हम जितने भी क्वेश्चन पढ़े डी ऑप्शन में तो अभी तक आए ही नहीं है। 12 क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग, डी ऑप्शन अभी तक मारे हैं क्या, हम लोग मारे होंगे, याद नहीं है, ठीक है।
चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4, के कोटि का मान होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोगों ने आप लोगों को चतुर्थांश के बारे में बताया था, जो कि अध्याय 2 के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप लोग जो है जितने भी नए स्टूडेंट हैं, क्लास आप लोगों को जाकर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट सब बातें बताई है। तो आप लोग जो जरूर जाकर देख लीजिएगा। चतुर्थांश जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। चतुर्थांश इस प्रकार से होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, वाई अक्ष कहते हैं। और याद रखिएगा कि एक्स अक्ष में अगर हम लोग दाहिने तरफ जाएं तो वो प्लस में होता है, और क्या होता है ऊपर की ओर जाएं तो प्लस में होता है। एक्स अक्ष में हम लोग बाएं और आए और वाई अक्ष में नीचे की ओर आए तो माइनस में होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि वैसी संख्या जो इसमें आएगी तो वो प्लस में और प्लस में आएगी। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं आएगी इस चतुर्थांश में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। तो याद रखिएगा कि प्रथम चतुर्थांश जितने भी आते हैं तो वो प्लस और प्लस में आते हैं। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी बातें जो है मैं पिछले क्लास में पढ़ चुका है, ठीक है ना, इसीलिए याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, और ये है हमारा द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में होता है। और ये होता है तृतीय चतुर्थांश। क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश, जिसमें माइनस दोनों संख्याएं क्या होती है, माइनस में होती है। और ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश, जिसमें क्या होता है, एक संख्याएं प्लस में होती है और एक संख्याएं माइनस में। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि 4, माइनस में 5, यानी कि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में, यानी कि एक संख्या है प्लस में है और एक संख्या है माइनस में। तो यहाँ पर कोटि का मान पूछा है ना, तो हम लोगों से ये नहीं पूछा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। हम लोग जो है थोड़ा एक्सप्लेन किए, आप लोग जो है समझिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ये याद रखिएगा। और इसका जो है चिन्ह परिपाटी का जरूर याद रखिएगा। और हम लोगों से पूछा है कि यहाँ पे कोटि का मान, तो हम लोग जो है एक्सप्लेन किए, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं था, ठीक है। आप लोग जो है इतने बात को याद जरूर रखिएगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन के हिसाब से मतलब जो कि नहीं देखना था आगे, क्योंकि यहाँ पे जो कोटि का मान पूछा है तो हम लोग सिंपल में यहाँ से निकाल सकते थे, इतना एक्सप्लेन करने का जरूरी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा कि हम लोग इसे कहते हैं एक्स का मान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और इसे हम लोग वाई का मान कहते हैं, और जिसे हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सेकेंड, क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। हम लोगों को बस इतना बताना था, लेकिन आप कोई बात नहीं है, अगर हम लोग वहां पे उतनी बात बताए हैं आप लोगों को तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है कि ये संख्याएं जो है किस चतुर्थांश में, आप लोगों को अगर यहाँ पे कोटि या फिर भुज नहीं पूछा जाता, सीधा कह देता कि यहाँ पे जो है किस चतुर्थांश में, ये जो संख्याएं हैं ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप लोग वहां पे फंस जाते हैं ना। तो इसी कारण से वो बातें भी आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी। और यहाँ पे कोटि का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई ना, ठीक है। तो इतना होता रहता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है वो बिल्कुल भी राइट पढ़ा है, बिल्कुल भी सही पढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि एपी, क्या कहता है, एपी। हम लोगों को आज के सेट में एपी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। एपी से एपी 4,10, यानी 4,10, 16,22 का सार्व अंतर होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, उसके बीच का अंतर। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसके बीच का अंतर क्या क्या हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग 4 में 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। या फिर अगर अगला अंतर निकालने जाएंगे तो 10 में हम लोग 16 में अगर हम लोग 10 घटा देंगे तो भी 6 बचेगा। और अगला अंतर निकालने जाएंगे तो 22 में 16 घटा देंगे, 22 में 16 घटाएंगे तो भी 6। यानी कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा है कि अगर सार्व अंतर क्या होना चाहिए, समान आना चाहिए। सबका सार्व अंतर क्या होना चाहिए, समान, यानी कि उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर। और सार्व अंतर को क्या कहते हैं, हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, डी से। तो सारा का अंतर क्या आ रहा है, तो 6 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में है, 6। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा जरूर आप लोग कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो हमारे इस क्लास को जो है लाइक और सब्सक्राइब, लाइक तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है हम लोग जो है इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डेली लाते रहते हैं। और बीच बीच में आप लोगों को चैप्टर वाइज लेक्चर क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है।
तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। हमेशा याद रखेगा कि अभी ने हम लोगों ने पढ़ा कि सार्व अंतर जो है सार्व अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग d कहते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ जो विवेचक होता है, विवेचक को भी हम लोग d ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग पढ़ेंगे और वहां पे बिल्कुल अलग, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही नहीं होता है, ठीक है, बहुत अंतर होता है दोनों में, ठीक है। तो विवेचक को हम लोग जो है विविक्तर भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं इसे बड़ी डी से सूचित किया जाता है। और क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या सार्व अंतर ना, तो सार्व अंतर को जो है छोटी डी से सूचित किया जाता है, किससे, छोटी डी से। और यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर विवेचक को हम लोग बड़ी डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा तो विवेचक का मान पूछा है तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए का मान कहते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एक्स के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, बी का मान कहते हैं, और क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। और जो है अचर मान जो होता है उसे हम लोग सी कहते हैं, जो कि क्या हो जाएगा प्लस में 3 है तो प्लस में 3 हो जाएगा। याद रखिएगा फॉर्मूला आप लोग कि जो विवेचक होता है, विवेचक d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b² - 4ac, क्या होता है b² - 4ac। हमेशा आप लोग याद रखिएगा b² याद रखिएगा कि b का मान यहाँ पर -4 है तो हम लोग -4 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस में 4 गुना a का मान क्या हो जाएगा हमारा, तो a का मान क्या है हमारा 2 है, तो 2 अब गुना c का मान क्या है हमारा, तो 3 है ना। तो याद रखिएगा कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 16 हो जाता है। माइनस में इसको अगर हम लोग गुना कर दे, 4 दूना 8 × 24, क्या हो जाएगा 24। अगर हम लोग 16 में 24 घटाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आप लोगों को याद रखना इतनी बातें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या निकालते हैं, तो विवेचक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विवेचक। और उसी को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो विविक्तर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विविक्तर के नाम से, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो है हर एग्जामों में, ये भाई कितना बड़ा फान, ये जो है हर एग्जामों में आप लोग जो जितने भी आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक आप लोग उठाकर देखिएगा कि जितने भी जो भी ईयर में, यानी कि ईयर वाइज जो मतलब क्वेश्चन बैंक आता है, तो आप लोग जो है जरूर वहां पर देखिएगा। अभी तो शायद अभी तक तो नहीं निकला है क्वेश्चन बैंक, शायद निकल गया होगा ना, ठीक है। तो आप लोग जो है जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक में कि हर एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, या फिर निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्याएं नहीं है, या फिर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, या फिर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्याएं नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ हम लोगों से पूछा है कि कौन ऐसा परिमेय है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पाई है, क्या है, पाई हमेशा याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या है। और अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं आती है जिसका वर्गमूल बाहर ना निकले, तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे √7 का भी बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब अपरिमेय हो जाएगा। √3 का भी नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। और यह कह रहा है कि √16 अब बटे में √25, क्या √16 का बाहर 4 हम लोग जानते हैं ना, और √25 का बाहर जानते हैं ना 5, यानी कि क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर निकला है, यानी कि कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। आखिर में आ ही गया डी ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। √16 बटे √25 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि यदि एपी का प्रथम पद एपी का, हम लोगों ने कहा ना कि आज जो है एपी से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। एपी से जो है, एपी तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर ही है, ठीक है ना। एपी से याद रखिएगा कि 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं, 5 नंबर या सब्जेक्टिव जो है नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं, और 2 नंबर या जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें भी 2 नंबर या सब्जेक्टिव में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि प्रथम पद कह रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। तो एनवा पद कौन होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई सा भी पद निकालने के लिए हम लोग कौन फॉर्मूला लगाते हैं, तो an बराबर a + n - 1 × d। तो वही बोला है कि हम लोगों ने लिखा था वहां पर, क्या लिखा था,
कि 9वां पद पूछा था तो A9 लिखे थे, ठीक है। अगर उसी में हम लोग बताए थे कि 10वां पद पूछ ले तो A10 बोलेंगे, और क्या 100वां पद पूछ लिया जाए तो A100 बोलेंगे, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ बोला है कि nवां पद, तो nवां पद याद रखिएगा कि AN होता है। क्या होता है? nवां पद क्या होता है? AN होता है, हमेशा याद रखिएगा। और AN बराबर फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा था पिछले थोड़ा देर पहले कि AN बराबर जो फॉर्मूला होता है वो A प्लस N माइनस 1 इंटू में क्या होता है? D होता है। तो कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन में है ये? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन ए में है क्या? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन सी को देखते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन सी में जो है सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है, जिसके कारण ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? गलत। और ये तो हो ही नहीं सकता है अगर ये सही है तो, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला भी, बहुत सारे फॉर्मूला भी एग्जामों में पूछते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा, बस क्लास करते रहिए। मैं सारा ऑब्जेक्टिव का गारंटी जो है मैं लेता हूँ, ठीक है ना। जितने भी आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जो है जब सेंटअप एग्जाम देकर आइएगा तब बोलिएगा कि नहीं सर, आप लोग आपके जो है मतलब देखिए आपके बताए हुए से बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। आप बस क्लास करते जाइए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। अगर उस पर भी समझ में नहीं आए तो अपना डाउट जो है क्लियर करने के लिए क्वेश्चन जो है जरूर टाइप कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, क्या अगर हम लोग एक वृत्त खींच लें, चलिए एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि बाह्य बिंदु यानी कि वृत्त के बाहर से, वृत्त के या तो वृत्त पर भी नहीं लेना और वृत्त के अंदर भी नहीं लेना, बोल रहा है बाहर। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर बाह्य बिंदु P से, और बाह्य बिंदु का नाम क्या बोल रहा है? तो P बोल रहा है। क्या बोल रहा है? P पर स्पर्श रेखाएं P और PB, और हमने अभी ही पढ़ा थोड़ा देर पहले कि बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो कितनी होती है? तो वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, हमेशा याद रखिएगा। और वही कह रहा है कि PE, 2 जो स्पर्श रेखाएं हैं, क्या है? 2 स्पर्श रेखाएं जो है वो PA और PB है। क्या है? तो इसका मतलब यही है ना, यहाँ पर जो स्पर्श रेखा जो वृत्त को टच कर रही है उसका नाम A और B हो सकता है। क्या हो सकता है? A और B। और मान लेते हैं कि ये वृत्त का क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। हमेशा जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगी? ये P, ये जो स्पर्श रेखा, याद रखिएगा कि ये जो स्पर्श रेखाएं की लंबाई हो गई, ये हमारा क्या हो गया? PA हो गया। और ये जो हो गया ये क्या हो गया? PB हो गया। तो बोल रहा है कि ठीक उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि PA बराबर 8 मीटर, तब PB की लंबाई होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा कि अगर बाह्य बिंदु, किसी भी बाह्य वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जाती है? तो 2 खींची जाती है। और दोनों की जो लंबाई होती है वो कितना होती है? तो दोनों की लंबाई समान होती है। तो अगर PA का मान, यानी कि PA का मान यहाँ पर 8 दिया गया है, तो क्या PB का मान 8 ही नहीं हो सकता है? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन D राइट आंसर हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे भी अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं जब वृत्त पर खींचते हैं और जिस बिंदु से टच करती है, अगर हम लोग उसे केंद्र से मिला दे तो वहां पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। कितनी डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी कितना डिग्री कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। और यहाँ पर जितने भी कोण होता है उसका समपूरक होता है। यहाँ पर कितना होता है? समपूरक होता है। अगर यहाँ पे 120 हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 120 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60। क्या होता है? समपूरक होता है। ये बात आप लोग जो है हमेशा याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कि अगर किसी वृत्त की जो स्पर्श, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो है स्पर्श रेखाएं अगर 60 डिग्री की कोण पर झुकी हुई हो तो उसके केंद्र पर जो है कितनी डिग्री का कोण बनेगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर 60, यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा अगर 60 डिग्री में झुकी हो तो उसका समपूरक क्या हो जाएगा? 120। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि वृत्त के केंद्र पर जो है कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो याद रखिएगा कि 360 डिग्री का। कितने भी, अगर कोई भी हम सर्कल अगर खींच दें, सर्कल अगर घुमा दे, तो याद रखिएगा कितनी डिग्री का कोण होता है? तो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 360 डिग्री का। इतनी बात जो है आप लोग याद रखिएगा, और एग्जाम के लिए इतना बात जो है आप लोगों के लिए काफी है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे मैं सारा क्वेश्चन को मतलब एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों को इसी प्रकार से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 1 + 1 + कोट ए बराबर है। तो अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ के आया है कि क्या कोसेक स्क्वायर ए, क्या पढ़ के आया है? कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या, सॉरी बराबर नहीं,
कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने अभी क्या किया था कि कोट को उधर भेज दिया था और 1 को इधर ला लिया था। तो ये क्या हो गया था, हम लोगों ने मतलब जो है कि मान निकाला था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि कोट को उस पार भेजेंगे लेकिन 1 को इस पार नहीं लाएंगे। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कोसेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप बोलेंगे कैसे, तो याद रखिएगा कि माइनस वाली संख्या उधर जाती है तो क्या हो जाती है प्लस, और प्लस वाली संख्या उधर जाती है तो माइनस हो जाती है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो अभी हम लोगों से यही ना पूछा गया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या है या फिर बराबर कितना होगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन जो है इस प्रकार से याद रखिएगा कि आप लोग जो है एक्सप्लेन करके जो है याद रखिएगा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो सिर्फ 6 ही होते हैं। कितने होते हैं, 6। कौन कौन होते हैं, तो साइन, कोस, टेन, कोट और शेक और कोसेक। लेकिन उसी में इतने सारे फॉर्मूला बनते हैं कि आप लोग जो है याद नहीं कर पाइएगा। और याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिया जाता है सारे क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और जितने भी फॉर्मूला दिया जाता है आप लोगों को उसको भी सोल्व करके देखिएगा। ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो क्या है हमारा सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए बराबर जो है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो रहा है, तो क्या सोल्व करने पर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रूफ करने पर ऐसा हो सकता है, तो याद रखिएगा कि बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग जो है इसी प्रकार से याद रखिएगा कि इस प्रकार से इस चैप्टर का जो है फॉर्मूला याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं रखेंगे, अगर रटने के हिसाब से रहेंगे तो रटने में जो है खत्म हो जाएगा, आप लोग जो है तुरंत भूल जाइएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्या है हमारा आखिरी क्वेश्चन। जितने भी बच्चे पुराने बच्चे हैं तो वो बिल्कुल जानते होंगे कि हम लोग जो है डेली 20-20 क्वेश्चन करते हैं और हर सेट में कितने क्वेश्चन करते हैं, तो 20-20 क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि एक सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या होता है, तो अगर हम एक सिक्का, जैसे सिक्का क्या होता है, गोल ही ना होता है, तो ये एक सिक्का है। मान लीजिए कि एक सिक्का है और इसका जो है सिक्का में क्या होता है, एक हेड होता है। क्या होता है, एक हेड होता है। चलिए एक सिक्का हम लोग और ले लेते हैं। ये अगला सिक्का है, क्या है, ये अगला सिक्का है और जिसमें क्या है, टेल है। क्या है, यानी कि सिक्का का दो पहलू होता है ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक चित एक पट। यहाँ पे चित वो कह रहा है ना, तो चित एक पट कह सकते हैं, और हेड और टेल। ठीक है ना, तो एक मतलब एक पहलू हमारा क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, और दूसरा पहलू क्या हो जाएगा, टेल। तो वही हम लोग से पूछा गया है कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि जो घटनाएं होती, एक सिक्का को अगर हम लोग उछालेंगे तो कुल घटनाएं कितनी हो सकती है, दो। एक या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, अगर हेड आने की प्रायिकता पूछे तो हेड आने की हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। टेल आने की प्रायिकता पूछे तो टेल एक ही बार आ सकता है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग क्लास जो है हम लोगों का ये जो क्लास है आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो हमारे इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है क्योंकि इस प्रकार से हम लोग जो है क्लास जो है लाते रहते हैं और इस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।